सोचो तुम लोग अपने परिवार के साथ एक मस्त बीच पर छुट्टियां मनाने गए हो, लेकिन तभी पानी में तुम्हारे पैर से एक लाश टकराती है और तुम्हारे रोंगटे तो तब खड़े हो जाते हैं जब वो लाश तुम्हारी आंखों के सामने ही गलकर कंकाल बन जाती है। तुम जान बचाकर भागना चाहते हो, लेकिन जो भी उस मनहूस जगह से बाहर कदम रखता है उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। ये कोई आम बीच नहीं है मेरे भाई, ये मौत का वो खौफनाक जाल है जहाँ वक्त बुलेट ट्रेन से भी तेज भागता है। यहाँ गुजरा सिर्फ 1 घंटा तुम्हारी जिंदगी के पूरे 2 साल चूस लेता है। 6 साल का बच्चा पलक झपकते ही जवान हो जाता है और जवान इंसान देखते ही देखते बूढ़ा होकर मौत के घाट उतर जाता है। आखिर किस दरिंदे ने इन बेकसूरों को इस मौत के टापू पर फेंका है? दिल थाम कर बैठना, क्योंकि आज का सस्पेंस तुम्हारे दिमाग की नसें हिला देगा। कहानी की शुरुआत में हम गाय नाम के एक आदमी को देखते हैं। आज गाय अपने पूरे परिवार को लेकर एक वेकेशन पर जा रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी प्रिस्का, बेटी मैडॉक्स और बेटा ट्रेंट है। वे सब छुट्टियां मनाने के लिए अनामिका रिजॉर्ट नाम की एक बहुत दूर की जगह पर जा रहे हैं। अब कई घंटों तक जंगल का एक लंबा रास्ता पार करने के बाद आखिरकार वे लोग रिजॉर्ट पहुंच ही जाते हैं। गाय और उसके परिवार का रिजॉर्ट में बहुत शानदार तरीके से स्वागत किया जाता है, जहाँ मैड्रिड नाम की एक लड़की उन्हें वेलकम ड्रिंक्स देती है। दूसरी तरफ मैडॉक्स और ट्रेंट को एक कैंडी स्टेशन दिख जाता है, जहां बहुत सी कलरफुल ड्रिंक्स और चॉकलेट्स रखी हुई थी। तभी वहां इदलिब नाम का एक लड़का आता है और कुछ ही देर में इदलिब के साथ उन दोनों की पक्की दोस्ती हो जाती है। मेरे अंकल इस रिजॉर्ट के मैनेजर हैं। ये इदलिब असल में वहां के होटल मालिक का भतीजा था। इसके बाद गाय अपने परिवार को लेकर अपने कमरे में जाता है। कमरे में घुसते ही गाय को वहाँ एक छोटी सी किताब दिखती है जिस पर वॉरेन कंपनी का नाम लिखा था। असल में ये वॉरेन कंपनी उनके देश की सबसे मशहूर दवा कंपनी थी, जिनकी दवाइयाँ गजब का काम करती है। अब दूसरी तरफ हम ट्रेंट और इदलिब को देखते हैं। इदलिब के साथ ट्रेंट की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए वे दोनों बीच पर आकर खूब मजे कर रहे थे। मैं ग्रेग मिचेल, मैं पुलिस वाला हूँ। यही उनकी मुलाकात मिशेल नाम के एक आदमी से होती है, जो कि असल में एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था। अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेकर वह यहाँ सुकून पाने आया था। तो ट्रेंट और इदलिब के साथ वह भी खूब मस्ती करता है। अब हम गाय और उसकी पत्नी को देखते हैं, जिनके बीच काफी तीखी बहस हो रही थी। देखो, हमें अलग तो होना ही है। उनकी बातें सुनकर साफ समझ आ रहा था कि इन दोनों का रिश्ता अब टूटने ही वाला है और कुछ ही दिनों में इनका तलाक हो जाएगा। वे यहाँ बस बच्चों की खातिर अपना आखिरी वेकेशन मनाने आए थे, लेकिन उनके बच्चों को पहले से ही इन बातों का अंदाजा था, क्योंकि आए दिन उनके घर में ऐसे ही झगड़े होते रहते थे। दरअसल कुछ दिन पहले प्रिस्का को एक ट्यूमर का पता चला था, इसलिए गाय नहीं चाहता था कि अभी ऐसे मुश्किल वक्त में उनका तलाक हो। वह इस समय प्रिस्का का साथ देना चाहता था, लेकिन प्रिस्का उसे साफ साफ कह देती है कि जहाँ 2 लोगों के बीच प्यार ही नहीं बचा, वहाँ झूठी हमदर्दी दिखाकर साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ ट्रेंट को इदलिब की दी हुई एक सीक्रेट कोड वाली चिट्ठी मिलती है। ट्रेंट उसे डिकोड करके पता लगा लेता है कि कल यहाँ आइसक्रीम खाने का एक कॉन्टेस्ट होने वाला है, जिसे जानकर वह बहुत खुश होता है। अगले दिन जब गाय अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उनके पास होटल का मैनेजर आ जाता है। मैनेजर ने उन्हें एक ऐसा लालच दिया जिसे वो चाहकर भी ठुकरा नहीं पाए। वह उनसे कहता है, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे रिजॉर्ट से कुछ दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत बीच है? उस बीच के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वह बीच दुनिया के नक्शे में भी नहीं है, लेकिन वह इतनी ज्यादा खूबसूरत और गजब की जगह है कि बहुत कम लोगों को ही उसे अपनी आंखों से देखने का मौका मिलता है। इसीलिए मैंने अपने रिजॉर्ट से अलग से उस बीच पर जाने का खास इंतजाम किया है। लेकिन यह सबके लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ आप जैसे कुछ वीआईपी मेहमानों के लिए है। तो क्या आप लोग वहाँ जाना चाहेंगे? तो आप कहें तो आपके लिए गाड़ी मंगवा दो। मैनेजर की ये बातें सुनकर वे सब खुशी से पागल हो जाते हैं और उस बीच पर जाने के लिए एकदम उतावले हो जाते हैं। हालांकि मैनेजर उन्हें साफ साफ चेतावनी देता है कि इस ट्रिप के बारे में वे रिजॉर्ट के किसी भी दूसरे मेहमान को भनक तक न लगने दें, क्योंकि यह ट्रिप सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही है। लेकिन गाय को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस बीच पर उन सबके साथ क्या होने वाला है। इसी बीच हम मैनेजर के भतीजे इदलिब को देखते हैं। इदलिब दूर खड़ा होकर ट्रेंट को इशारे से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैनेजर की तेज नजर उस पर पड़ जाती है और वह इदलिब को वहाँ से खींच कर ले जाता है। ठीक उसी वक्त पूरे हॉल में एक बहुत जोर की आवाज गूंजती है। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पैट्रिशिया नाम की एक औरत को मिर्गी का बहुत भयंकर दौरा आ गया है। उसका पति जारिन पेशे से एक नर्स था, तो वह तुरंत पैट्रिशिया को बचाने की कोशिश करने लगता है। वहीं पर एक डॉक्टर और उसकी पत्नी भी मौजूद थे। इस डॉक्टर का नाम चार्ल्स था। चार्ल्स जब पैट्रिशिया की यह हालत देखता है तो वह जल्दी से उसे ट्रीटमेंट देकर एकदम ठीक कर देता है। कुछ देर बाद हम गाय और उसके परिवार को देखते हैं, जो रिजॉर्ट की गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये गाड़ी उन्हें उसी खूबसूरत बीच पर छोड़ने जा रही थी। तभी ट्रेंट अपने बैग में देखता है कि उसमें बिल्कुल वैसी ही एक और चिट्ठी रखी हुई है, जैसी इदलिब ने उसे पहले दी थी। ट्रेंट उस चिट्ठी को निकाल कर पढ़ना ही चाहता था कि तभी वहाँ उनके
उनके साथ डॉक्टर चार्ल्स का परिवार भी आ जाता है। चार्ल्स के साथ उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी क्रिस्टल, बेटी कारा और उनका एक पालतू कुत्ता टॉम भी था। मतलब वे भी उनके साथ उसी सीक्रेट बीच पर जा रहे थे। काफी देर के लंबे सफर के बाद वे सब उस बीच के पास पहुंच ही जाते हैं, लेकिन ड्राइवर उन्हें बीच के बिल्कुल सामने उतारने के बजाय काफी पहले ही उतार देता है। गाय और चार्ल्स ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी को थोड़ा और आगे ले चले, लेकिन ड्राइवर किसी भी कीमत पर वहां नहीं जाना चाहता था। वह किसी बहुत जरूरी काम का बहाना बनाता है और पलक झपकते ही वहां से खिसक लेता है। इसके बाद चार्ल्स और गाय के परिवार के लोग पैदल चलते चलते एक पहाड़ के रास्ते के बीच पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे लोग पहाड़ का वह अंधेरा और डरावना रास्ता पार करते हैं, उनके सामने वह खूबसूरत बीच आ जाता है। सच में वह बीच बहुत ही मनमोहक और एकदम साफ सुथरा था। बीच के एक तरफ हरा भरा जंगल था और दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थरों वाले खूबसूरत पहाड़ थे। वहाँ का नजारा देखकर सब एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपनी अपनी मस्ती में डूब जाते हैं। चार्ल्स की बूढ़ी माँ और उसकी छोटी बेटी कारा अपने कुत्ते के साथ बहुत मजे कर रही थी और ट्रेंट ऑफ मैडॉक्स समंदर की लहरों के पास खेल रहे थे। तभी मैडॉक्स को दूर एक आदमी दिखाई देता है जो उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। ध्यान से देखने पर मैडॉक्स समझ जाती है कि यह कोई और नहीं बल्कि उनके देश का मशहूर रैपर सिडन है। मैडॉक्स उसकी बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए वह उससे बात करने के लिए एकदम उतावली हो जाती है, लेकिन उसका पिता गाय उसे ऐसा करने से रोक देता है। वह समझाता है कि चाहे वह कितना भी बड़ा रैपर क्यों ना हो, वह यहाँ सुकून के पल बिताने आया है, इसलिए उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। ये सुनकर मैडॉक्स दौड़कर अपने भाई ट्रेंट के पास चली जाती है, जो डॉक्टर चार्ल्स की बेटी कारा के साथ खेल रहा था। फिर वे तीनों मिलकर खूब मजे से खेलने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम प्रिस्का और गाय को देखते हैं, जो इतनी खूबसूरत जगह पर आकर भी एकदम गुमसुम बैठे थे। मजे करना तो दूर की बात है, वे एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। साफ पता चल रहा था कि उनका रिश्ता बस अब खत्म ही होने वाला है। दूसरी तरफ ट्रेंट, मैडॉक्स और कारा खेलते खेलते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारा पुराना सामान पड़ा हुआ था। ये असल में उन लोगों का सामान था जो उनसे पहले यहाँ घूमने आए थे। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि वहाँ जो भी लोहे और स्टील की चीजें पड़ी थीं, उनमें इतनी बुरी तरह जंग लग गया था मानो वे चीजें 100 सालों से वहीं पड़ी हों। मैडॉक्स अपनी माँ को बुलाकर यह सब दिखाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उन्हें वहाँ से हटाकर कहीं और खेलने को कहती है, क्योंकि उसे डर था कि बच्चों को वहाँ चोट लग सकती है। इसके बाद ट्रेंट नहाने के लिए समंदर के पानी में उतर जाता है। जैसे ही वह पानी में थोड़ा गहराई की तरफ जाता है, किसी अजीब सी चीज से उसकी टक्कर हो जाती है। ट्रेंट ध्यान से देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पानी के अंदर एक इंसान की लाश तैर रही थी। ट्रेंट बुरी तरह डर जाता है और चीखते चिल्लाते पानी से बाहर भाग आता है। उसकी आवाज सुनकर सब दौड़कर आते हैं और घबराकर पूछते हैं कि क्या हुआ। ट्रेंट कांपते हुए इशारे से बताता है कि उसने वहाँ कुछ भयानक देखा है। जब गाय और चार्ल्स पानी में जाकर चेक करते हैं तो उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है। यह मंजर देखकर दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। लाश को देखकर सिडन नाम का वह रैपर भी वहाँ आ जाता है। लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि सिडन की नाक से लगातार खून बह रहा था। सिडन आकर सबको बताता है कि आज सुबह उसे और इस लड़की को इस आइलैंड पर छोड़ा गया था। उस वक्त उन दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। अचानक वह लड़की समंदर में नहाने गई और वापस ही नहीं लौटी। तब से वह भी यहाँ चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन सिडन की नाक से खून बहता देखकर चार्ल्स को शक होने लगता है। उसे लगता है कि पक्का इस रैपर की उस लड़की से लड़ाई हुई होगी और इसी ने उसे मार डाला है। लेकिन सिडन कहता है कि वे लोग उसे गलत समझ रहे हैं। असल में सिडन को हीमोफीलिया और उस लड़की को मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की गंभीर बीमारी थी, जिसकी वजह से शायद लड़की पानी में बेकाबू होकर डूब गई। लेकिन डॉक्टर चार्ल्स सिडन की किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उल्टा वह उसे कातिल बोलकर भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है। यहाँ तक कि वह अपने फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से किसी के फोन में नेटवर्क का एक डंडा तक नहीं आ रहा था। ठीक इसी वक्त वहाँ पैट्रिशिया आ जाती है, जिसे सुबह होटल में दौरा आया था। वह अपने पति जारिन के साथ वहाँ घूमने आई थी। जब पैट्रिशिया को दौरा पड़ा था तब चार्ल्स ने उसकी मदद की थी, इसलिए वे एक दूसरे को पहले से जानते थे। वे आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी चार्ल्स की पत्नी क्रिस्टल दौड़ते हुए वहाँ आती है। वह घबराकर चार्ल्स को बताती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वह पागलों जैसा बर्ताव कर रही है। चार्ल्स तुरंत दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है। इधर जारिन को जब लाश के बारे में पता चलता है और डॉक्टर चार्ल्स की माँ की हालत खराब हो जाती है, तो वह फैसला करता है कि रिजॉर्ट वालों से मदद मांगनी ही पड़ेगी। फोन में नेटवर्क तो था नहीं, इसलिए वह सोचता है कि पैदल उसी रास्ते पर जाए जहाँ ड्राइवर ने उन्हें उतारा था। वह चलते चलते पहाड़ के उसी संकरे रास्ते के बीच पहुंच जाता है। लेकिन बड़ी अजीब बात थी, अब उसे यह रास्ता एकदम अनजान और खौफनाक सा लग रहा था। वह जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है,
अचानक उसके दिमाग में कुछ अजीब सा प्रेशर पड़ने लगता है। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वह तुरंत बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह वापस उसी बीच के किनारे पड़ा हुआ है। यह देखकर जारिन बुरी तरह डर जाता है। तभी उसकी पत्नी पैट्रिशिया उसे बताती है कि पहाड़ के रास्ते पर जाने के बाद आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तो वहाँ से लड़खड़ाते हुए बाहर आए, अपना सर पकड़े हुए थे, ऐसा लगा जैसे तुम्हें दर्द हो रहा था। दरअसल कुछ दूर जाते ही जारिन पागलों की तरह तड़पते हुए वापस भागा चला आया था और वहाँ आते ही बेहोश होकर गिर पड़ा था। दूसरी तरफ डॉक्टर चार्ल्स की माँ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। चार्ल्स उन्हें बचाने के लिए बार बार CPR दे रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसकी माँ की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अपनी माँ को आंखों के सामने मरता देख चार्ल्स पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी तरफ जारिन और उसकी पत्नी पैट्रिशिया खड़े थे। तभी वहाँ प्रिस्का एकदम बदहवास हालत में भागती हुई आती है। वह घबरा कर जारिन और पैट्रिशिया से पूछती है कि क्या उन्होंने उसके बच्चों को देखा है। प्रिस्का की बात सुनकर ट्रेंट और मैडॉक्स एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे तो अपनी माँ के ठीक सामने ही खड़े थे, लेकिन फिर भी प्रिस्का उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दोनों अब पहले जैसे छोटे बच्चे नहीं रहे थे। वे अचानक से काफी बड़े हो गए थे। जो ट्रेंट कुछ देर पहले तक सिर्फ 6 साल का बच्चा था, वह अब 11 से 12 साल के लड़के जैसा लग रहा था। और 8 साल की मैडॉक्स एकदम जवान लड़की दिखने लगी थी। अपने ही बच्चों का ये रूप देखकर प्रिस्का बुरी तरह डर जाती है। ट्रेंट को लगता है कि उसकी माँ को कुछ हो गया है, इसलिए वह दौड़कर उसे गले लगा लेता है। उसी वक्त गाय अपने बच्चों को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है। अपने बच्चों की यह हालत देखकर उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बच्चे समय के साथ अचानक बड़े हो रहे थे। प्रिस्का रोते हुए गाय के गले लग जाती है। गाय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। वह बस प्रिस्का को शांत करने की कोशिश करता है। इन अजीबोगरीब घटनाओं को देखकर अब तक सबको अंदाजा हो चुका था कि यह कोई मामूली जगह नहीं है। यहाँ पक्का कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। इसलिए सबको लगने लगा था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना ही होगा। इसके बाद सिडन, चार्ल्स या जिसने भी वहाँ से भागने की कोशिश की, वो सब उसी तरह रास्ते में ही बेहोश होकर वापस बीच पर गिर पड़े। अब सबको समझ आ गया था कि वे बहुत बुरी तरह इस खौफनाक आइलैंड पर फंस चुके हैं। सब इसी बारे में बात कर रहे थे कि अचानक चार्ल्स अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकालता है और बिना कुछ सोचे समझे सीधा सिडन के गाल पर मार देता है। चार्ल्स को लग रहा था कि उस लड़की और उसकी माँ की मौत के पीछे इसी सिडन का हाथ है। सिडन का गाल कट जाता है और खून की धार बहने लगती है, जिससे सिडन आग बबूला हो जाता है। बाकी लोग भी चार्ल्स की इस हरकत पर भड़क जाते हैं। सिडन तो गुस्से में चार्ल्स को जान से मारने ही वाला था, लेकिन सब लोग किसी तरह बीच बचाव करते हैं। चार्ल्स सबसे माफी मांगता है और कहता है कि उसे खुद नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। चार्ल्स की हरकतें देखकर साफ लग रहा था कि उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ रहा है। तभी सब लोग एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज नोटिस करते हैं। अभी अभी सिडन के गाल पर जो गहरा कट लगा था, वह देखते ही देखते पल भर में बिल्कुल ठीक हो गया। वहाँ सिर्फ एक हल्का सा निशान रह गया था। नॉर्मली इतने बड़े घाव को भरने में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन वह घाव सिर्फ कुछ सेकंड में भर गया। ये जादू देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन क्योंकि यह चमत्कार सिडन के साथ हुआ था, इसलिए चार्ल्स को फिर से उसी पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि पक्का यह सब सिडन और उसकी टीम की कोई चाल है। लेकिन बाकी लोग अब तक समझ चुके थे कि इस जगह पर टाइम का ही कोई बहुत बड़ा झोल है। यहाँ टाइम बहुत ही ज्यादा बुलेट की स्पीड में भाग रहा है। इसीलिए मैडॉक्स और ट्रेंट इतनी जल्दी बड़े हो रहे हैं और सिडन का घाव भी इतनी जल्दी भर गया। इधर तभी सब देखते हैं कि चार्ल्स का जो छोटा सा पालतू कुत्ता टॉम था, जो अभी थोड़ी देर पहले उछल कूद कर रहा था, वह अचानक जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। सब उसे देखने आते हैं, लेकिन अरे अभी तो जिंदा था। कुछ ही देर में वह मर जाता है। और हैरानी की बात तो यह थी कि इतने कम समय में कुत्ते का साइज भी बहुत बड़ा हो गया था। इसका मतलब यह था कि कुत्ता भी बहुत तेजी से बूढ़ा हो गया और अपनी उम्र पूरी करके मर गया। ठीक उसी वक्त प्रिस्का अचानक से दर्द से कराहने लगती है। उसके पेट में बहुत भयंकर दर्द उठने लगता है। गाय सबको बताता है कि प्रिस्का के पेट में एक छोटा सा ट्यूमर है, शायद उसी का दर्द होगा। सब ट्यूमर चेक करने लगते हैं। क्योंकि चार्ल्स डॉक्टर था और जारिन नर्स, तो वे लोग ट्यूमर के बारे में अच्छे से जानते थे। दर्द के मारे प्रिस्का चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है। तब सब मिलकर देखते हैं कि प्रिस्का के पेट का ट्यूमर बहुत ही तेजी से बड़ा होता जा रहा है। गाय घबराकर कहता है कि यह तो नामुमकिन है, ट्यूमर तो सिर्फ 3 सेंटीमीटर का था, ये अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया। जारिन कहता है कि इस जगह पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी प्रिस्का का ऑपरेशन करके ट्यूमर बाहर निकालना होगा, वरना इसकी जान जा सकती है। इसलिए जारिन और डॉक्टर चार्ल्स मिलकर वहीं बीच पर प्रिस्का का ऑपरेशन शुरू करते हैं। लेकिन चार्ल्स जैसे ही प्रिस्का का पेट काटता है तो एक बहुत ही अजीब चीज होती है। कटा हुआ हिस्सा जादू की तरह पलक झपकते ही खुद ब खुद जुड़ने लगता है। चार्ल्स को ट्यूमर निकालने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तब चार्ल्स सबसे कहता है कि जैसे ही वह पेट काटे, सब लोग अपने हाथों से चीरे को खींचकर खुला रखें ताकि वह ट्यूमर निकाल सके। चार्ल्स के कहते ही सब वैसा ही करते हैं। चार्ल्स तेजी से चीरा लगाता है और सब लोग उस जगह को पूरी ताकत से खींचकर पकड़े रहते हैं। चार्ल्स बहुत ही फुर्ती से ट्यूमर को बाहर निकाल लेता है।
जैसे ही वे लोग अपने हाथ हटाते हैं, प्रिस्का के पेट का घाव तुरंत भर जाता है और उसे होश आ जाता है। दूसरी तरफ सिडन टहलते टहलते उस लड़की की लाश के पास पहुंचता है जो उसके साथ यहाँ आई थी। वह बिना कुछ सोचे समझे लाश के ऊपर से कपड़ा हटा देता है और ऐसा खौफनाक नजारा देखता है कि डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। वह सबको जोर जोर से आवाज लगाता है। सब दौड़कर वहां आते हैं और देखते हैं कि उस लड़की की लाश पूरी तरह से हड्डियों के ढांचे में बदल चुकी है। वहां लाश में खून और मांस का नामो निशान तक नहीं बचा था। ये देखकर सबकी रूह कांप जाती है। सबसे ज्यादा हैरानी तो प्रिस्का को होती है क्योंकि वह म्यूजियम में काम करती थी और अच्छी तरह जानती थी कि किसी लाश को इस तरह कंकाल बनने में कितना लंबा समय लगता है। इसके बाद वे सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और गौर करते हैं कि धीरे धीरे उन सब की उम्र भी बढ़ती जा रही है। सबके चेहरों पर झुर्रियां आनी शुरू हो गई थी। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर वे लोग ज्यादा समय तक यहाँ रुके तो बुढ़ापे की वजह से वे सब मारे जाएंगे। प्रिस्का जो कि म्यूजियम में काम करती थी, वह बच्चों की बढ़ती उम्र और यहाँ के टाइम का अंदाजा लगाकर बताती है कि यहाँ हर एक घंटे में लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। सब मिलकर हिसाब लगाते हैं कि अगर यहाँ 1 घंटे में 2 साल बीत रहे हैं तो 24 घंटे यानी एक दिन में यहाँ 50 साल से भी ज्यादा का समय गुजर जाएगा। मतलब अगर वे लोग कल तक यहाँ रुके तो बच्चों को छोड़कर बाकी सब के सब बूढ़े होकर मर जाएंगे। इसलिए हर कोई बस यहाँ से निकलने की कोई ना कोई तरकीब सोचने लगता है। लेकिन तभी सब नोटिस करते हैं कि उनके बीच में ट्रेंट और कारा गायब हैं। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। वे जोर जोर से ट्रेंट और कारा का नाम पुकारने लगते हैं। कुछ देर बाद जब ट्रेंट और कारा एक टेंट से बाहर निकलते हैं तो उन्हें देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि कारा अब प्रेग्नेंट थी। असल में दोनों के शरीर बहुत तेजी से बड़े हुए थे जिसकी वजह से उनके अंदर हार्मोनल बदलाव हुए और वे अनजाने में ही एक दूसरे के करीब आ गए थे। और क्योंकि यहाँ समय बहुत ही बुलेट की स्पीड से भाग रहा था इसलिए कारा इतनी जल्दी प्रेग्नेंट भी हो गई। ये देखकर जारिन कहता है कि जिस स्पीड से यहाँ टाइम चल रहा है उस हिसाब से कारा अब 5 महीने की प्रेग्नेंट है और बस कुछ ही मिनटों में उसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। ये सुनकर प्रिस्का अपनी बेटी के लिए बहुत डर जाती है और कारा भी बुरी तरह घबरा जाती है और सच में बस कुछ ही मिनटों के अंदर कारा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। सब लोग मिलकर उसे लिटाते हैं और उसकी डिलीवरी कराते हैं। कुछ ही देर में एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आती है जिसे सुनकर सब खुश हो जाते हैं और दौड़कर बच्चे को देखने आते हैं। लेकिन उनकी यह खुशी पल भर की थी क्योंकि पैदा होने के कुछ ही देर बाद वह बच्चा मर जाता है। दरअसल यहाँ का टाइम इंसानी सेल्स पर बहुत तेजी से असर कर रहा था और वह छोटा सा बच्चा इतनी तेज स्पीड को अपने शरीर में बर्दाश्त नहीं कर पाया। बच्चे की मौत से सब लोग एकदम टूट जाते हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल ट्रेंट का था क्योंकि वह अपनी लाइफ में पहली बार बाप बनने वाला था और अपने ही सामने अपने बच्चे को मरता देखना किसी भी बाप के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। उधर डॉक्टर चार्ल्स का दिमाग पूरी तरह से खिसक चुका था। उसे पहले से ही दिमागी बीमारी थी और यहाँ आने के बाद वह बीमारी एकदम चरम पर पहुंच गई थी। वह बिल्कुल पागलों जैसी अजीब और गरीब बातें करने लगा था। अब तो उसे लगने लगा था कि इन सब मुसीबतों की जड़ जारिन ही है। वह जारिन पर इल्जाम लगाता है कि उसी के कारण वे सब यहाँ फंसे हैं। उसकी पत्नी क्रिस्टल किसी तरह उसे रोकती है और शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन चार्ल्स इतना पागल हो चुका था कि वह अपनी पत्नी क्रिस्टल को भी बहुत भद्दी भद्दी गालियां और ताने देने लगता है। असल में क्रिस्टल को कैल्शियम की कमी वाली एक बीमारी थी जिससे वह बहुत कमजोर रहती थी और क्योंकि समय के साथ उसकी उम्र तेजी से बढ़ रही थी वह बूढ़ी और बदसूरत दिखने लगी थी। चार्ल्स उससे कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में क्रिस्टल जैसी बदसूरत औरत नहीं देखी है और आज के बाद वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अपने पति के मुंह से ऐसी जहरीली बातें सुनकर क्रिस्टल अंदर से टूट जाती है। वह हमेशा अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करती थी और खुद को फिट रखने की पूरी कोशिश करती थी। लेकिन बुढ़ापे की वजह से अपनी खूबसूरती खोने के बाद पति के ऐसे ताने वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह सबसे दूर जाकर एक कोने में बैठ जाती है। दूसरी तरफ सिडन इन सब ड्रामों से पककर एक जगह चुपचाप बैठा था। वह दिमाग लगा रहा था कि आखिर यहाँ से जिंदा बाहर निकलने का जुगाड़ क्या है। लेकिन चार्ल्स तो अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसकी नजर जैसे ही सिडन पर पड़ती है उसके सिर पर खून सवार हो जाता है। वह बिना कुछ सोचे समझे सिडन पर हमला कर देता है। वह पागलों की तरह सिडन को चाकू मार मार कर बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल कर देता है। सिडन की चीख सुनकर सब दौड़कर आते हैं लेकिन तब तक सिडन दम तोड़ चुका होता है। अब इस खौफनाक मंजर को देखकर सबके दिलों में दहशत बैठ जाती है। सबको अच्छी तरह समझ आ गया था कि उन्हें इस आइलैंड पर मौत के जाल में फंसाया गया है और शायद मौत के अलावा यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई देती है। उस बीच से काफी दूर एक पहाड़ की चोटी पर एक आदमी खड़ा था जो किसी मशीन या दूरबीन से इन सब लोगों पर नजर रखे हुए था। इधर बीच पर खड़े होकर सब लोग यहाँ से भागने का कोई ढांसू प्लान सोच रहे थे। तभी जारिन कहता है कि अब उसके पास इंतजार करने का टाइम नहीं है क्योंकि उसकी पत्नी पैट्रिशिया को कभी भी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है और अगर सही टाइम पर दवाई नहीं मिली तो उसकी जान जा सकती है। इसीलिए वह तय करता है कि उसे हर हाल में बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही पड़ेगा। जारिन ने एक बात बहुत ध्यान से नोटिस की थी। पैट्रिशिया
पैट्रिशिया को इस आइलैंड पर आने के बाद से एक बार भी दौरा नहीं पड़ा था। ये बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि जितने घंटे वे यहाँ बिता चुके थे उस हिसाब से पैट्रिशिया को अब तक कई बार दौरे आ जाने चाहिए थे। जारिन सबसे और अपनी पत्नी से आखिरी बार मिलता है। वह फैसला करता है कि वह इस आइलैंड के इस पार से उस पार समंदर को पार करने की कोशिश करेगा और किसी भी तरह बाहर निकलने का रास्ता खोज कर लाएगा। वह पूरी हिम्मत जुटाकर समंदर के पानी में उतर जाता है। दूसरी तरफ गाय के दिमाग में अब पूरी पिक्चर क्लियर होने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि रिजॉर्ट के मैनेजर ने जानबूझकर उन्हीं लोगों को इस बीच पर भेजा है जिनके परिवार में किसी न किसी को कोई बड़ी बीमारी है। जैसे उसकी पत्नी को ट्यूमर था, पैट्रिशिया को दौरे आते थे, डॉक्टर चार्ल्स का दिमाग खराब था, उसकी पत्नी क्रिस्टल को कैल्शियम की बीमारी थी और जो लड़की मरी थी उसे भी एक खास बीमारी थी। गाय को पक्का यकीन हो गया था कि इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है और कोई लगातार उन पर नजर रख रहा है। तभी अचानक समंदर में एक लाश तैरती हुई आ जाती है। जब उस लाश को पानी से बाहर निकाला जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। वह लाश किसी और की नहीं बल्कि जारिन की थी, यानी जारिन भी मारा गया था। ये देखकर पैट्रिशिया बिल्कुल पागलों की तरह रोने चिल्लाने लगती है। गाय सबको समझाता है कि इस आइलैंड से बाहर निकलने के किसी भी रास्ते पर जाने की कोशिश करने से, चाहे वो पहाड़ हो या समंदर, दिमाग पर इतना भयानक प्रेशर पड़ता है कि इंसान सुन्न होकर बेहोश हो जाता है और शायद इसी वजह से जारिन पानी में डूबकर मर गया। इन लगातार हो रही मौतों से ट्रेंट और कारा पूरी तरह टूट चुके थे। वे अपने मरे हुए बच्चे को लेकर एक कोने में बैठे थे। अब तक उनका बच्चा सड़ गल कर पूरी तरह कंकाल बन चुका था। ट्रेंट कारा को समझाता है कि अब ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं, उन्हें अपने बच्चे को दफना देना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। ट्रेंट कारा से बच्चे को लेकर उसे जमीन में दफना देता है, लेकिन जैसे ही वह पलटकर देखता है कारा वहाँ नहीं थी। ट्रेंट घबरा जाता है। वह ऊपर देखता है कि कारा पहाड़ पर चढ़कर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ट्रेंट चिल्ला चिल्लाकर उसे नीचे आने को कहता है। वह बाकी सबको भी बुला लाता है और सब मिलकर कारा को रोकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर चढ़ते वक्त रास्ते के असर से वह बेहोश हो गई तो इतनी ऊंचाई से गिरकर उसकी मौत पक्की थी। लेकिन कारा किसी की नहीं सुन रही थी। एक पल के लिए तो सबको लगा कि शायद कारा को सच में कोई रास्ता मिल गया है, लेकिन अगले ही सेकंड कारा अचानक बेहोश हो जाती है और उस ऊंचे पहाड़ से सीधे नीचे गिरकर मर जाती है। ये देखकर सब बहुत रोते हैं, खासकर ट्रेंट, क्योंकि कारा उसका पहला प्यार थी और इतने कम समय में उसने अपनी प्रेमिका और बच्चे दोनों को खो दिया था। सब उसे किसी तरह संभालते हैं। तभी अचानक पैट्रिशिया को बहुत भयंकर दौरा आना शुरू हो जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन परेशानी यह थी कि किसी के पास कोई भी दवाई नहीं थी जिससे वे उसे बचा सकें। और क्योंकि यहाँ समय बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा था, इसलिए पैट्रिशिया को कुछ ही मिनटों में कई बार दौरे पड़ जाते हैं। लगातार दौरे पड़ने से पैट्रिशिया तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देती है। इस तरह एक के बाद एक सबकी दर्दनाक मौत देखकर बाकी बचे लोग पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी बीच गाय नोटिस करता है कि बुढ़ापे की वजह से उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई है और प्रिस्का को एक कान से सुनाई देना बंद हो गया है। उन दोनों के शरीर ढलने लगे थे, लेकिन सबसे बुरी हालत क्रिस्टल की थी। उसकी कैल्शियम की बीमारी समय के साथ इतनी भयानक हो गई थी कि अब वह एकदम खौफनाक दिखने लगी थी। जब क्रिस्टल अपनी यह हालत देखती है तो वह नहीं चाहती कि कोई उसे इस बदसूरत रूप में देखे, इसलिए वह सबसे छुपकर एक अंधेरी जगह में जाकर बैठ जाती है। शाम हो चुकी थी, इसीलिए ट्रेंट और मैडॉक्स मिलकर वहाँ थोड़ी आग जलाते हैं और पूरा परिवार आग के पास बैठ जाता है। इसी वक्त गाय धीरे धीरे प्रिस्का के पास खिसक कर आता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है, तुमने पूरी जिंदगी मुझसे जो चाहा वह मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाया। काम में इतना बिजी था कि भूल ही गया था कि एक पति होने के नाते मुझे तुम्हें भी टाइम देना चाहिए। मैं हमेशा स्ट्रेस में रहता था, इसलिए कभी तुम्हें अपनी बात समझा ही नहीं पाया। मुझे बहुत पहले से पता है कि तुम इस रिश्ते से थक चुकी हो और मुझसे अलग होना चाहती हो। मैं तुम्हारे फैसले की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सच मानो हालात चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था। मैं अपनी आखिरी सांस तक बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था। गाय की ये इमोशनल बातें सुनकर प्रिस्का को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने गाय को हमेशा कितना गलत समझा। वह भी रोते हुए गाय से माफी मांगती है और कहती है, शायद तुम सच में दिल से आखिरी सांस तक मेरे साथ रहना चाहते थे, इसीलिए ऊपर वाले ने हमें एक साथ मरने के लिए इस हालात में डाल दिया है। इसके बाद वे दोनों अपने नसीब को मान लेते हैं। वे दोनों एक साथ अपना आखिरी वक्त गुजारने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेंट और मैडॉक्स आग जलाए रखने के लिए कुछ लकड़ियां वगैरह ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें अचानक से वहां एक पुरानी डायरी मिल जाती है। ये डायरी एक ऐसे राइटर की थी जो उन्हीं की तरह इस मनहूस आइलैंड पर फंस गया था। उसने उस डायरी में वह सब कुछ लिखा था जो उनके साथ यहाँ हुआ था, यहाँ तक कि उसके साथ किन किन लोगों की मौत हुई थी, उनके नाम और डिटेल भी उसने लिख रखी थी। ये देखकर ट्रेंट और मैडॉक्स हैरान रह जाते हैं कि न जाने उनसे पहले कितने लोग इस जगह पर अपनी जान गंवा चुके हैं। उधर गाय और प्रिस्का आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ अचानक डॉक्टर चार्ल्स आ धमकता है। चार्ल्स तो अब पूरी तरह पागल हो चुका था। वह बिना कुछ सोचे समझे अपने चाकू से गाय पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। वह
वह गाय को बुरी तरह चाकुओं से गोद देता है, लेकिन समय इतनी तेजी से भाग रहा था कि गाय के घाव पल भर में ही भर रहे थे। प्रिस्का गाय को बचाने के लिए चार्ल्स को रोकने की बहुत कोशिश करती है तो चार्ल्स उस पर भी हमला कर देता है। चार्ल्स इतना खूंखार हो चुका था कि गाय को अब अपने बच्चों की फिक्र होने लगी। गाय प्रिस्का से कहता है कि वह जल्दी से बच्चों के पास जाए और उन्हें कहीं छुपा दे ताकि यह पागल चार्ल्स उन्हें न देख पाए। प्रिस्का दौड़कर ट्रेंट और मैडॉक्स के पास जाती है और उन्हें एक पहाड़ की गुफा में छुपने को कहती है, लेकिन उस अंधेरी गुफा में थोड़ी देर रहने के बाद ट्रेंट और मैडॉक्स को पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वे डरते डरते अपने लाइटर की आग जलाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ चार्ल्स की पत्नी क्रिस्टल मौजूद थी। क्रिस्टल की हालत अब किसी भूत से कम नहीं लग रही थी और वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई उसे इस भयानक रूप में देखे, इसलिए बच्चों को देखते ही वह बुरी तरह भड़क जाती है। वह एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर उठाकर बच्चों को वहाँ से भगाने या मारने की कोशिश करती है, लेकिन बुढ़ापे और कैल्शियम की कमी से उसकी हड्डियां एकदम सूखी लकड़ी की तरह खोखली हो चुकी थी। जैसे ही वह भारी पत्थर उठाती है उसके शरीर की सारी हड्डियां छटक कर टूट जाती हैं और मुड़ जाती हैं। और क्योंकि यहाँ का टाइम बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहा था, इसलिए हड्डियां जिस स्पीड से टूट रही थी उसी स्पीड से गलत तरीके से जुड़ भी रही थी। पलक झपकते ही क्रिस्टल का पूरा शरीर बुरी तरह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और इसी तड़प में वह कुछ ही पलों में दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ पागल चार्ल्स अभी भी गाय पर लगातार चाकुओं से वार कर रहा था। तभी प्रिस्का की किस्मत अच्छी थी कि उसे वहाँ एक बहुत पुराना जंग लगा हुआ चाकू मिल जाता है। वह गाय को बचाने के लिए उसी जंग लगे चाकू से चार्ल्स पर हमला कर देती है। अब क्योंकि वहाँ टाइम बहुत तेज चल रहा था और चाकू में भयंकर जंग लगा हुआ था, इसलिए पल भर में ही खून के जरिए चार्ल्स के पूरे शरीर में एक खतरनाक इन्फेक्शन फैल जाता है और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में चार्ल्स तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। अब इस खौफनाक बीच पर सिर्फ गाय और उसका परिवार जिंदा बचा था, लेकिन समय बीतने के साथ गाय और प्रिस्का दोनों बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। गाय की याददाश्त भी अब कमजोर होने लगी थी। वह प्रिस्का से बड़ी मासूमियत से पूछता है, क्या हमारे बीच किसी बात को लेकर कोई झगड़ा चल रहा था? प्रिस्का उसे प्यार से समझाते हुए कहती है कि नहीं, हम हमेशा से एक साथ बहुत खुश थे। ये कहकर प्रिस्का अपना सिर गाय के कंधे पर रख लेती है। कुछ देर बाद गाय वहाँ मुस्कुराते हुए हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है। अपने पिता की मौत पर ट्रेंट और मैडॉक्स फूट फूट कर रोते हैं, लेकिन प्रिस्का को पता था कि अब उसका भी नंबर आने वाला है। वह धीरे धीरे चलकर समंदर की लहरों के पास जाती है। कुछ देर वहाँ खड़ी रहने के बाद बुढ़ापे के कारण वह भी दम तोड़ देती है। मैडॉक्स और ट्रेंट अपने माँ बाप दोनों को खोकर पूरी तरह अनाथ और बेसहारा हो जाते हैं। वे उस पूरी रात बीच के किनारे बैठकर बस रोते रहते हैं। अगली सुबह जब होती है तो और ज्यादा टाइम बीतने के कारण ट्रेंट और मैडॉक्स भी अब काफी बूढ़े हो चुके थे। वे भी अब यहाँ से जिंदा बचने की सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं और चुपचाप अपना आखिरी वक्त काटने लगते हैं। वे टाइम पास करने के लिए रेत से घर बनाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक ट्रेंट के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि जब वे लोग यहाँ आ रहे थे तब रिजॉर्ट के मैनेजर के भतीजे इदलिब ने उसे एक और चिट्ठी दी थी जो सीक्रेट कोड में लिखी थी, लेकिन टाइम न मिलने के कारण वह उसे डिकोड ही नहीं कर पाया था। ट्रेंट तुरंत जाकर वह चिट्ठी लाता है और उसे डिकोड करने बैठ जाता है। सारे कोड सॉल्व करने के बाद उसमें से एक लाइन निकलती है, मेरे अंकल को कोरल एकदम पसंद नहीं है। कोरल समंदर के अंदर पाई जाने वाली रंग बिरंगी चट्टानें होती हैं। ट्रेंट तुरंत समझ जाता है कि कोरल शब्द के जरिए इदलिब पक्का उन्हें कोई बड़ा हिंट दे रहा था। शायद कोरल के रास्ते ही इस नर्क से बाहर निकला जा सकता है। कोरल असल में छोटे छोटे समुद्री जीवों से बनी एक बहुत बड़ी चट्टान जैसी होती है जो देखने में पेड़ की जड़ों जैसी लगती है। ट्रेंट और मैडॉक्स तय करते हैं कि वे समंदर में कोरल ढूंढेंगे। क्या पता यही उनके जिंदा बचने का आखिरी चांस हो। तो भाई लोग, क्या ये दोनों भाई बहन इस खौफनाक समंदर के अंदर वो कोरल ढूंढ पाएंगे या फिर पानी के अंदर ही तड़प तड़प कर उनकी भी मौत हो जाएगी? आखिर इस मौत के खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है, ये सब जानेंगे हम इस कहानी के पार्ट 2 में। वीडियो बहुत लंबी हो गई है मेरे भाई, इसलिए बाकी का ढांसू सस्पेंस पार्ट 2 में देखेंगे। अगर पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दो और हाँ, वीडियो को एक लाइक ठोक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि पार्ट 2 आते ही सबसे पहले तुम्हें पता चले। मिलते हैं बहुत जल्द इसके अगले पार्ट में।